अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, कैपेसिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली देखते हैं तो हर एक डिवाइस के अंदर जो है वो जो कैपेसिटर होता है उसका एक बहुत ही अहम किरदार होता है। ठीक है ना। मदरबोर्ड हो गए, चाहे हार्ड डिस्क हो गई, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है ना कैपेसिटर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, बल्कि अगर आप अपने घरों में लगे हुए पंखों को देखेंगे तो वहाँ पे तो कैपेसिटर्स जो है वो लाजमी तौर पे डिस्कशन में आते ही रहते हैं कि पंखा स्लो हो गया तो इसका मतलब कैपेसिटर वीक हो गया है। पंखों के अलावा मोटर्स के अंदर बहुत ही अहम किरदार होता है कैपेसिटर्स का, और वो भी जो है वो रोटेशनल स्पीड जो है उसको जो है वो मेंटेन करके रखने का काम होता है। और इसी लिहाज से पुराने ज़माने की जो ट्यूबलाइट्स होती थी उसमें एक स्टार्टर लगा हुआ होता था, तो उस स्टार्टर का भी वही मकसद है, दरअसल वो एक कैपेसिटर है। तो देखा जाए तो कैपेसिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, हम देखेंगे कि अगर ऑल्टरनेट करंट पास होता है कैपेसिटर से तो वो ऑल्टरनेट करंट किस तरह से बिहेव करता है, कौन लैग करता है, कौन लीड करता है, इक्वेशंस, फेजर डायग्राम और वेव फॉर्म, मुकम्मल बात जो है वो आज के लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहली बात, अगर एक कैपेसिटर है तो जब चार्जिंग प्रोसेस होता है किसी भी कैपेसिटर का, तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, हमने क्या करा, उस बैटरी के साथ हमने कैपेसिटर की दो प्लेट्स को जोड़ दिया, वायर की मदद से हमने इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन कर दिया। अब होता यह है कि वैसे इन बैटरीज़ के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम जो है वो इसको बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रैवल करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो एक मेटल प्लेट होती है उसके ऊपर आकर जमा हो जाते हैं। आपको पता है नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को रिपेल करता है, तो यहाँ जमा होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो बराबर में रखी हुई प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से निकल के वायर में चले जाते हैं, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब होता यह है कि जैसे ही चार्जेस यहाँ पर जाके जमा हो जाते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और ये जो है जैसे ही इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, नतीजे में जो कैपेसिटर होता है वो फर्दर फ्लो ऑफ चार्जेस को ब्लॉक करता है। और ऐसा तब हो रहा है जब हमने इस कैपेसिटर को जोड़ा है एक डीसी के साथ, यानी कि एक डायरेक्ट करंट की सोर्स के साथ, जैसे कि हमने बैटरी से जोड़ा है। तो बेसिकली चार्जिंग करते हैं, और जैसे ही चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो नतीजे में फिर फर्दर मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। तभी हम ये कहते हैं कि जो कैपेसिटर्स होते हैं बेसिकली डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देते हैं थोड़े ही टाइम के बाद, क्योंकि जब बैटरीज फुल हो जाती हैं तो पोटेंशियल उतना ही हो जाता है जितना बैटरी का है, तो फर्दर मूवमेंट जो है वो रुक जाती है चार्जेस की। अब ज़रा कंसिडर करें कि यही जो कैपेसिटर है वो ऑल्टरनेट करंट की सोर्स के साथ जुड़ी हुई। आपको पता है ऑल्टरनेट करंट जो है वो दो साइकिल्स में काम करता है, पॉजिटिव साइकिल होती है, नेगेटिव साइकिल होती है। तो समझ लो अब एक कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया है एक सॉकेट से ना, जिसमें ऑल्टरनेट करंट आता है। तो पहले समझ लो, फिर दिखाता हूँ। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक प्लेट से कैपेसिटर की, और नतीजे में पॉजिटिव चार्ज होता है क्यू पॉजिटिव, और फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं लोअर प्लेट की तरफ, लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ, और उसके ऊपर माइनस क्यू का चार्ज आता है। और फिर जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स हो जाती है। नतीजे में जो पॉजिटिव प्लेट थी वो नेगेटिव बन जाती है, जो नेगेटिव प्लेट थी वो पॉजिटिव बन जाती है। तो यही वजह है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, जब उससे पास होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। मिसाल के तौर पे ये आ गया हमारे पास कैपेसिटर, और इसको हमने जोड़ दिया एक ऑल्टरनेट करंट की सोर्स के साथ। ये जो सोर्स है ये ऑल्टरनेट करंट की सोर्स है। तो मान लेते हैं कि जब इस कैपेसिटर को हमने ऑल्टरनेट करंट की सोर्स के साथ जोड़ा, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया प्लेट। फिर जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। आपने देखा प्लेट्स जो है वो ऑल्टरनेट करंट के गुजरने की वजह से चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गई। फिर जैसे ही अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ये नेगेटिव हो गई प्लेट, ये पॉजिटिव हो गई, और फिर अगली नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर क्या होगा, जो नेगेटिव वाली प्लेट थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव। तो नतीजे में ये ऑल्टरनेट काम चलता रहेगा। ये देखिए दोबारा से, जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुई
तो एक पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्जेस अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये देखिए, और इसके बाद नेगेटिव आने पर चार्जेस दोबारा से रीअरेंज हो गए। तो डीसी को तो एक वक्त के बाद जो है वो कैपेसिटर ब्लॉक करने लगता है, लेकिन ऑल्टरनेट करंट में ऐसा नहीं होता, बल्कि जो कैपेसिटर होता है वो कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो कि आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो लगातार बदलती रहती है। ठीक है भाई, तो ये आपने मोशन ऑफ चार्जेस समझ लिया कैपेसिटर के अंदर, जब उसे डायरेक्ट करंट की सोर्स से जोड़ते हैं और जब उसे ऑल्टरनेट करंट की सोर्स के साथ जोड़ते हैं। अब इसकी मैथमेटिक्स में आपको समझाता हूँ कि मैथमेटिकली बेसिकली यहाँ पे क्या काम होता है, क्योंकि जो फेज लैग और लीड है वो हमें यहीं पर ही समझ में आएगा ना। तो बात को मैथमेटिकली समझना शुरू करते हैं। तो भाई ठीक है, एक हाफ साइकिल चल रही थी, मान लेते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं नेगेटिव चार्जेस, और आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि पहले करंट पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए, फिर यहाँ के नेगेटिव को उसने रिपेल करा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके यहाँ आ गए। अभी मैं सिर्फ एक हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्यू नेगेटिव चार्ज आ गए, यहाँ पे क्यू पॉजिटिव चार्ज आ गए। जब करंट पास हो जाता है और चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले करंट पास होता है, फिर जब करंट पास होते होते चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं प्लेट ऑफ चार्जेस कैपेसिटर के ऊपर, तो फिर जाके पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अब ज़रा अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर के मोशन की, तो हमें पता है कि जब भी कैपेसिटर्स को स्टडी करते हैं, एज वी नो दैट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि हमें पता है बराबर होता है Q इज इक्वल टू सी वी के बराबर। स्मॉल q भी कर सकते हैं, कैपिटल Q भी कर सकते हैं। तो ये हो गया Q इज इक्वल टू सी वी। सी कैपेसिटेंस होती है और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है। अच्छा जी, इन ऑल्टरनेटिंग करंट, अगर ऑल्टरनेट करंट पास हो रहा है, देन वोल्टेज इक्वेशन क्या है? वोल्टेज इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। सही ना, साइन ओमेगा टी के बराबर होती है। और आपको पता है वी नॉट क्या है? पीक वैल्यू। V क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ के बराबर होती है। सही है, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ के। और टी तो आपको पता है टाइम के लिहाज से वेरी करता है। अगर इस V की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो Q बराबर आ जाएगा C और V की पूरी वैल्यू, यानी कि V नॉट आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो चार्ज की वैल्यू है वो बराबर होती है सी वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है भाई, ये चार्ज की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए करंट की इक्वेशन ना, चार्ज की मदद से करंट निकाल सकते हैं। अब ज़रा आप याद कीजिए, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट, अगर हम करंट की डेफिनेशन को इस्तेमाल करें तो करंट होता है कितने चार्जेस पास हो रहे हैं किसी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम। सही ना, टाइम के लिहाज से रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस कह सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू हमने क्या निकाली? चार्ज की वैल्यू हमने निकाली सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, और डिवाइड में क्या आ गया? डिवाइड में आ गया डेल्टा टी। अब देखिए, थोड़ी सी आपको बात ना समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप सेकेंड ईयर में आए हैं तो डेरिवेटिव्स को आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा, और प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों ने तो डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा, लेकिन जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ी सी एक बात ना समझनी पड़ेगी। देखो, ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, सी वी नॉट तो चले कांस्टेंट है ना, कैपेसिटेंस बदलेगी इस कैपेसिटर की, ना ही वोल्टेज बदलेगा, जो पीक वोल्टेज है वो भी नहीं बदलेगा। एक्चुअली क्या है, साइन ओमेगा टी मालूम कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा टी से। तो इसको पता है क्या कहते हैं? इसको डेरिवेटिव कहते हैं। यानी समझ लो हमने ऐसा लिखा हुआ है कि करंट इज द डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली हमें डेरिवेटिव मालूम करना है चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, सी वी नॉट तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली जो चेंज हमें निकालना है वो साइन ओमेगा टी का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है। अब प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग वाले को तो बता दिया उन्होंने, इसका सिंपल जो है वो डेरिवेटिव मालूम करना है।
ठीक है। और डेरिवेटिव मालूम करने का तरीक़ाकार क्या है, वो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो पढ़ ही रहते हैं, प्री मेडिकल वालों को बस एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले एक बात आपने याद रखी है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो जब आपने करंट मालूम करना होगा ना, तो सी वी नॉट अपनी जगह पर आएगा, साइन का अपना डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, कॉस के, और एंगल सेम रहेगा, एंगल की जगह पे आप लिख देंगे ओमेगा टी। ठीक है भाई, साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस और ओमेगा टी एज इट इज आ गया। फिर अगर आप ओमेगा टी जो इसका एंगल है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, तो ओमेगा टी का अपना डेरिवेटिव अगर लेंगे, तो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे समझ गए होंगे, ओमेगा टी का डेरिवेटिव जो है वो टी का डेरिवेटिव 1 होता है, विद रिस्पेक्ट टू टी मालूम कर रहे हैं तो वो तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ओमेगा सिर्फ लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाहर ओमेगा की वैल्यू। तो बच्चों बस इतना याद कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं पढ़ा रहा तो उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, और ना ही हमारी बुक का ये स्कोप है फिजिक्स का। लेकिन आपने याद रखना है कि साइन का जब चेंज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए हम लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जब चेंज मालूम करना पड़ेगा जो कि साइन का एंगल है, तो टी 1 के बराबर हो जाता है, इसलिए ओमेगा बच जाता है। तो ओमेगा मैंने जो है ना बाहर लिख दिया, इस वजह से ओमेगा को मैंने बाहर लिखा है। सही है भाई। तो आई बराबर हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर। ओमेगा कांस्टेंट, वी नॉट कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, यानी सिर्फ कॉस पे डिपेंड कर रहा है। अब एक तो फार्मूला ये है, लेकिन हम दोनों फार्मूलों को एक्चुअली बनाना चाहते हैं साइन के फॉर्मेट में ना, ये कॉस में आ गया। तो अब अगर इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है ताकि दोनों इक्वेशंस कंपैरेबल हो सकें, तो एक फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। अगर आप कॉस को कन्वर्ट करना चाहते हैं साइन में, तो याद रखिए कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा प्लस पाई बाय 2, यानी जो भी एंगल लिखा हुआ है थीटा के साथ अगर आप उसमें पाई बाय 2 ऐड कर देते हैं, तो वही जो फंक्शन था कॉस का वो एक्चुअली साइन का फंक्शन बन जाता है। तो जहाँ पे कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई सी वी नॉट, और ओमेगा एज इट इज आ जाएगा। और कॉस ओमेगा टी की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन एंगल की जगह पर ओमेगा टी आएगा, और साथ में लिख देंगे पाई बाय 2। तो याद रखो हमने दोनों को साइन में कर लिया, वोल्टेज वाली इक्वेशन तो थी ही साइन की फॉर्म में, और जो करंट वाली इक्वेशन है उसको भी मैंने कर दिया साइन की फॉर्म में। तो आ गया सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बस अभी छोटा सा चेंज बाकी है बच्चों, थोड़ा सा और इंतजार करो ताकि मेन इक्वेशन बना दूं मैं इसके लिए। अच्छा जी, अभी हम क्या करेंगे, हम ये जो सी और ओमेगा है इसको हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, या मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाएंगे, एक ही बात है। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नॉट डिवाइड बाय 1 ओवर सी ओमेगा के बराबर। सही है, इसको ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, एक ही बात है। सही है ना, डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो चाहे आप सी ओमेगा लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है, बेसिकली ये शो करती है उस प्रॉपर्टी को जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। सही है, नीचे जो वैल्यू लिखी होती है आप याद कीजिए, ओम्स लॉ के मुताबिक आई बराबर होता है वी ओवर आर के बराबर। आर का काम क्या था, करंट को रोकना, लेकिन जब रेजिस्टर लगा होता है तो रोकने का काम आर की वैल्यू करती है, आर की प्रॉपर्टी करती है। बट यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ना मेन काम करती है 1 अपॉन सी ओमेगा। तो अगर ये रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है, वेयर ये जो लिखा हुआ है ना 1 अपॉन सी ओमेगा, इसको हम नाम देते हैं एक्सी का, जो कि बेसिकली कहलाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देखो जो काम आर करता है रेजिस्टर वाले केस में, वही काम एक्सी करता है कैपेसिटर वाले केस में। और क्या काम करता है, आर का काम होता है करंट को रोकना, तो कैपेसिटर अगर हम लगाते हैं किसी ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स के साथ, तो एक्सी जो है वो करंट को रोकने का काम करती है। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि बेसिकली वी नॉट के नीचे आ रही है 1 अपॉन सी ओमेगा की फॉर्म में। ताकि मैंने इसको 1 अपॉन सी ओमेगा कर लिया। तो इसका मतलब अब क्या बन सकता है, आई का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय एक्सी। एक्सी का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, करंट को रोकने की खुसूसियत कैपेसिटर वाले केस में, और बाकी लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाय 2। और ये पूरी चीज़ क्या बनती है, जब भी वी नॉट या किसी वोल्टेज को रोकने वाली प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं, ये बन जाता है करंट। तो इसका मतलब मेन इक्वेशन बन गई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और प्लस का आ गया हमारे पास पाई बाय 2। सही है भाई। तो अब करंट की इक्वेशन भी आ गई और वोल्टेज की इक्वेशन भी आ गई,
जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट पास होता है किसी कैपेसिटर से। सही है, दोनों इक्वेशंस आ गई हैं और वो अगले उसमें हम जो है वो लिख भी लेंगे, लेकिन पहले ज़रा कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो, अगर एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट करती है अपोजिशन टू ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो। सही है भाई, जैसे आर का काम था करंट को रोकना, बिल्कुल वही काम होता है कैपेसिटिव सर्किट के अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, और बिल्कुल रेजिस्टेंस के सिमिलर है, तो इसको भी ओम्स में मेजर किया जाता है। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, एक्स सी बराबर होता है 1/c ओमेगा के बराबर, और आपको पता है ओमेगा बराबर होता है 2πf के, तो इसका मतलब हमारे पास एक्स सी का एक फॉर्मूला आ सकता है 2πf, और c अपनी जगह पे रहेगा। ये एक वैल्यू है जो कि बताती है कि कोई भी अगर सर्किट है जो प्योरली कैपेसिटिव है, यानी उसमें कैपेसिटर के अलावा कुछ नहीं लगा हुआ, तो करंट को रोकने की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली एक्स सी से जाहिर होती है, और बोलते क्या है उसे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सही है, और इसको किसे मेजर किया जाता है, इसको भी ओम्स में मेजर किया जाता है, जैसे कि रेजिस्टेंस को भी ओम्स में मेजर करते हैं। सही है भाई, और इसका नाम आपको पता है, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और शो करते हैं एक्स सी से। अब आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें जो है वो वेव फॉर्म भी समझनी है और हमें फेजर डायग्राम भी समझनी है। वेव फॉर्म समझने के लिए हमारे पास ग्राफ है, और यहाँ पर हम जो है वो कुछ वैल्यूज़ पर देखेंगे, 0 पर देखेंगे, 90 पर, 180 पर, 270 पर, 360 पर, और इसी तरीके से सो ऑन। अब आप देखिए, पहले वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो क्या है, V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल टू I0, और ये है साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो पहले ज़रा अगर मैं बात करता हूँ वोल्टेज की, तो देखो वोल्टेज की तो बड़ी आसान सी बात है, टाइम की जगह पे 0 पुट करो, साइन 0 0, और V0 से मल्टीप्लाई हो गई, V का आंसर 0 आएगा। इसका मतलब वोल्टेज 0 होता है कहाँ पर, जब टाइम 0 होता है या एंगल 0 होता है। फिर अब टाइम आगे बढ़ेगा तो ये एंगल आगे बढ़ के वैल्यू बढ़ाता रहेगा। जैसे ही इस पूरे एंगल का आंसर 90 डिग्री के बराबर आने लगेगा, तो साइन 90 आपको पता है 1 आता है, मैक्सिमम आंसर आता है। तो अगर ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी तो V0 के बराबर आएगा। मान लो कि अगर ये V0 है, तो इसका मतलब 90 डिग्री पर जो आंसर आएगा वोल्टेज का वो इधर कहीं पर आएगा। सही है भाई, फिर वैल्यू बढ़ते 90 से बढ़ के जैसे ही 180 हो जाएगी, तो आपको पता है साइन 180 0 होता है, अगेन ये वोल्टेज का आंसर 0 पर आ जाएगा 180 पर। फिर बढ़ते 180 से ये 270 आएगा, साइन 270 -1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं पर आ जाएगा -1, और फिर 360 पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो वोल्टेज वाली वेव है, एक्चुअली अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को देखा जाए तो वो इस शक्ल में बनेगी। सही है भाई, इस शक्ल के अंदर वोल्टेज वाली बन गई। अब अगर मैं आपको बताऊं करंट के हवाले से, तो आप देखिए, जब आंसर 0 आ रहा था, यानी कि जब ओमेगा टी 0 के बराबर हो रहा था, तो क्या होगा, ओमेगा टी तो 0 हो गया, 0 प्लस π/2। सही है, 0 प्लस π/2 तो कितना हो गया 90, π/2 का मतलब होता है 90, साइन 90 कितना होता है 1। सही है भाई, साइन 90 1 होता है, तो इसका मतलब करंट का जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम मिसाल के तौर पे यहाँ कहीं पर आ गया। तो अब नोटिस करने वाली बात यह है कि जब वोल्टेज का आंसर 0 था, तो करंट का आंसर अब भी मैक्सिमम आ रहा है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंगल कितना हो गया 90 हो गया, तो ओमेगा टी अगर बराबर हो गया 90 के, तो 90 प्लस 90 ये भी किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, साइन 180 निकालो कैलकुलेटर से, कितना आया 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो भी गया अगर I0, तो I का आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब एंगल 90 है, तो 90 प्लस 90 होने की वजह से करंट का आंसर 0 आ रहा है। सही है, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब एंगल कितना हो गया 180, ओमेगा टी बेसिकली बराबर हो गया 180 के, तो 180 प्लस 90 कितना हो गया 180 प्लस 90 270, तो 270 साइन मालूम करोगे, देखो -1 आएगा। सही है, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो माइनस का I0 आएगा। तो अगर ऊपर प्लस का I0 था, तो नीचे माइनस का I0 यहाँ कहीं पर आ जाएगा 180 पर, यहाँ कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, ये 270 वाला मिटा दूँ वरना पता चला मिक्सअप हो गया। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ो।
अब क्या होगा, अगली वैल्यू हो जाएगी 270, 270 और 90 पता है कितना होता है, 360। तो अब साइन 360 का जो आंसर आएगा वो 0 आता है। इसका मतलब जब एंगल मैंने पुट करा 270 तो आई का आंसर आ गया 0, आई का आंसर आ गया 0। तो देखो एक अलग पैटर्न को फॉलो करता है और वो अलग पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। सही है भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने दो वेव्स बनाई हैं। जो ग्रीन वाली वेव बनी है वो बेसिकली करंट को शो कर रही है, और जो रेड वाली वेव थी वो किसको शो कर रही थी, वोल्टेज को शो कर रही थी। और यहाँ पर साबित क्या हुआ, अगर आप फिगर को देखेंगे, किसकी वैल्यू आगे बढ़ रही है, कौन अपने पीक को जल्दी अचीव कर रहा है, अपने पीक को पहले अचीव कर रहा है आई। इसका मतलब इन कैपेसिटिव सर्किट आई लीड्स वोल्टेज। सही है, आई जो है वो लीड करता है वोल्टेज को, यानी करंट लीड करता है वोल्टेज को या ईएमएफ को। सही है भाई, बात समझ में आ गई। देख लो मैंने वैल्यूज रख रख के बताया है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा से देख लो। वैल्यूज रख रख के हमने देखा कि जब वोल्टेज जीरो था तो करंट मैक्सिमम आने लगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया तो करंट जीरो आने लगा। तो इसका मतलब करंट जो है वो पहले फ्लो करता है, बाद में वोल्टेज डेवलप होता है कैपेसिटेंस में। मैंने आपको फिजिकली बात भी समझा दी और यहाँ पे मैथमेटिकली भी साबित हो गया। आप देखो इसका एंगल अगर जीरो है तो 0 + π/2 ऑटोमेटिकली करंट का एंगल ज्यादा है, मतलब कि वो लीड कर रहा है वोल्टेज से। सही है भाई। तो ये एमसीक्यूज के लिए, और वैसे भी आपने याद रखना है कैपेसिटर वाले केस में करंट वोल्टेज को लीड करता है। आखिरी बात फेजर डायग्राम से समझते हैं। फेजर डायग्राम के अंदर दोबारा से वही बात होगी कि हमने ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के सबसे पहले हमें पता है V जो है वो V0 है और साइन ओमेगा टी है, जबकि करंट का जो एंगल होगा वो ओमेगा टी में कुछ ना कुछ प्लस होता ही रहता है, ओमेगा टी में π/2 प्लस होता है। तो अगर मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस के अंदर हम बना लेते हैं वोल्टेज को, सही है, ये पूरा वोल्टेज की वैल्यू को शो कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एंगल तो हमने 0 बोल दिया। तो अब जो हमारे पास करंट होगा वो 90 डिग्री के ऊपर आएगा, कि दोनों के दरमियान का जो फेज डिफरेंस है वो π/2 के बराबर है। और समझ लो ये करंट को शो कर रहा है, और इसका मतलब ये हो गया कि एंगल हम इस तरीके से मेजर कर रहे हैं। करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, ओमेगा की ये डायरेक्शन है, एंगल हम इस तरीके से मेजर कर रहे हैं। तो जो फेजर डायग्राम होगी उसमें करंट जो है वो वाई एक्सिस के अंदर आएगा और जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस में आएगा। ठीक है भाई, फेजर डायग्राम ऐसे बनेगी। और आपने याद कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड से आप याद रखेंगे इसको, आइस। आइस से याद करना इजी हो जाएगा। कैसे, आई से आ गया करंट जो कि पहले आ रहा है कौन से सर्किट में, कैपेसिटर वाले केस में, और ईएमएफ या वोल्टेज बाद में आता है, ईएमएफ कह लो या वोल्टेज कह लो। तो इसका मतलब आइस वाले वर्ड से आप याद रखेंगे कैपेसिटर वाले केस में करंट पहले होता है, वोल्टेज बाद में आता है। तो अगर रटने वाली बात है तो आइस के जरिए रट लो। बाकी मैंने आपको मुकम्मल बात फिजिकली समझा दी कि करंट पहले पास होता है, फिर चार्ज एक्यूमुलेट होता है और बाद में पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है। ठीक है जी, सो ये थी आज की हमारी वीडियो और ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि मुकम्मल हो गया। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इंशाल्लाह उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।